ओके, सो जनरल पैथोलॉजी, इसमें आपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फार्क्ट है। सबसे पहले ऑर्गन हैविंग लीस्ट चांस ऑफ इन्फार्क्ट इज लिवर, जिसकी भी ड्यूअल सप्लाई होगी फुल ना ब्लड उसमें, सप्लाई। बिल्कुल उसमें ना आपके पास इन्फार्क्ट का कम चांस है। और लिवर का फिर सबसे ज़्यादा, क्योंकि लिवर ना रीजनरेट भी करता है, ठीक है। एक ऐसा जैसे वो हम एक वो थ्योरी थी ना कि टेल ऑफ द लिजर्ड वो होती है तो किस तरह करती है, तो उसी तरह लिवर भी जो सा है रीजनरेट करता रीजनरेशन हो है। जाती है। जी, तो हमारे पास ना इसका एक निमोनिक दैट इज रेड वेरी टिल पेल शौकत खानम हॉस्पिटल। रेड इज लाइक रेड इनफाक्ट, वेरी इज लाइक वेन इनफाक्ट, एंड टिल इज लाइक टेस्टिस, जिसमें टेस्टिकुलर पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस है। इंटेस्टाइन, जिसमें आपके पास मिजेंटेरिक, और साथ में कौन सा प्लेक्सस होगा, मतलब हर पार्ट की अपनी अपनी वो है, ठीक है। और अच्छा, लिवर है, लिवर में फिर पोर्टल और हेपेटिक है। लंग्स में फिर ब्रोंकियल और पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ठीक है। अब पेल, पेल इज लाइक वाइट, वो आर्टीरियल होता है, ठीक है। शौकत खानम हॉस्पिटल दैट इज स्प्लीन, किडनी एंड हार्ट, और आई के अंदर भी, ठीक है। एंड ऑर्गन जो उनसे है ना आर्टीरियोल्स आई के अंदर होते हैं। सो दिस इज द आपके पास सारा ये वाला अगर पढ़ोगे तो सब में यही है। मैं जल्दी जल्दी रीड करूँ। Any organ with multiple splice will have least chance of infarction, and their infarct would be red hemorrhagic. तो hemorrhagic is also the key point, ठीक है, रेड वाला। infarct liver, lung, intestine, testis, पेल में anemia infarct है। organ होगा आपके पास solid organ, single end arterial supply होगा। each example is like kidney, heart, spleen and जो आपके पास है retina वगैरह, ठीक है। patient diagnosed to have pale infarct, which of the following condition does it occur, ठीक है। that is, अभी हमने किया था कि हेमरेज एक आपके पास वेन में, एम्बोलिक एक, हाँ, देखो जब हम सीवी की भी बात करते हैं, एक होता है कि जब आपके पास वेसल का रप्चर हो जाए, और एक है कि आपके पास इन्फाक्ट हो जाए, ठीक है। दोनों चीजों में फर्क है। हेमरेज इज लाइक ये वेसल थी, ये वेसल का मतलब एक रप्चरिंग हुआ, उसकी वजह से हेमरेज। एंड एम्बोलाइज बेसिकली ये एम्बोलस हो गया। तो हमेशा याद रखना है वेरी, ठीक है, वेरी से कि वो आपके पास हेमरेजिक होंगे। और जो आपके पास पेल है लाइक जो आर्टीरियल सिस्टम का है, तो दैट इज एम्बोलिक या इस्केमिक, ठीक है। अच्छा जी, विच ऑफ दीज इज लीस्ट लाइकली इन्फाक्टेड इन आर्टीरियल सप्लाई ब्लॉकेज, क्योंकि लिवर की वेनस है तो इसलिए। रेड इन्फाक्ट इनकाउंटर ड्यू टू आर्टीरियल ब्लॉकेज इन टिश्यूज विद डबल सर्कुलेशन, ठीक है। रेड वही वाला वेन वाला। हेमरेजिक इन्फाक्ट मोस्ट टिपिकली इज प्रेजेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। तो हेमरेजिक की बात कर रहे तो लंग विद पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ठीक है। व्हाइट इनफाक्ट अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमें रेड हमने किया था वेरिटिल के साथ, वेन के साथ। वाइट हमने किया था आर्टीरियल के साथ। आर्टीरियल में किडनी, हार्ट और स्प्लीन, और साथ में वो रेटिना वगैरह, तो हार्ट आ गया। व्हाइट इनफाक्ट इन हार्ट ड्यू टू ऑक्लूजन इन द आर्टरी, ठीक है, लीडिंग टू इस्केमिक एंड जो आपके पास दूसरा को क्या था, एम्बोलिक। एन ओबीस लेडी प्रेजेंटेड विद चेस्ट पेन, व्हाट टाइप ऑफ इन्फेक्शन इन्फॉक्शन इज सीन इन हार्ट, दैट इज व्हाइट इनफाक्ट, ठीक है। तो आर्टीरियल थ्रोम्बाई और वेनस थ्रोम्बाई, आर्टीरियल थ्रोम्बाइज में हमने पढ़ लिया इस्केमिक स्ट्रोक होगा, इस्कीमिया की वजह से एंडोथेलियल सेल इंजरी, टर्बुलेंस वगैरह फ्लो होगा, ठीक है। और इसके बाद आपके पास एथेरोस्क्लेरोसिस, वेस्कुलाइटिस और ट्रॉमा इसके अंदर आएगा। और वीनस के अंदर वीनस स्टेसिस, लाइक जो आपके पास खड़ा हो जाना या उसकी फ्लो ना होना, दैट इज वीनस स्टेसिस। और हैमरेज वगैरह के साथ आता है ये, ठीक है। चलो, और ये इंपॉर्टेंट है, आर्टीरियल इज म्यूरल। म्यूरल क्या होता है डॉक्टर साहब? एक होता है ट्रांसम्यूरल, एक होता है म्यूरल। मैम जो ट्रांसम्यूरल होता है ना वो तीनों लाइनिंग में क्रॉस करता है, ठीक है, मतलब ठीक है। मेकोजा मेकोजा मेकोजा, और जो होता है ना ये म्यूरल वो मेकोजा और सब मेकोजा में करता है। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा म्यूरल, जैसे सब सिरोजल और म्यूरल होते हैं ना आपके पास फाइब्रॉइड्स, तो मस्कुलर लेयर को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। आर्टरीज में आयोटा होता है, मस्कुलर आर्टरी है, ठीक है। सो उससे रिलेटेड है, ठीक है। नॉट ऑक्लूडिंग द ल्यूमेन, ठीक है, ऑक्लूजन नहीं होगा। दो एम्बोलस और वो स्कीमिया वगैरह इसी के साथ है, बट ल्यूमेन को ऑक्लूड नहीं करेगा। आर्टीरियल थ्रोम्बाई, ठीक है। अच्छा, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस अब हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। टाइप ऑफ नेक्रोसिस इन ब्रेन इन्फेक्शन, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, सीवीए के साथ भी यही आएगा। इसके अलावा आपके पास जो वेट गैंग्रीन है उसमें भी यही आएगा, जबकि ड्राई गैंग्रीन में आपके पास कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास ब्रेन सॉलिड ऑर्गन्स में आपके पास कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है, जिसमें किडनी, हार्ट, एड्रिनल ग्लैंड्स है, और इसकी मार्जिन इंटेक्ट होता है, ठीक है। जो गैस के जो वेट और ड्राई, ड्राई गैंग्रीन है वो भी कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की टाइप है। टीबी में केशियस नेक्रोसिस होता है, और साथ में आपके पास
लैंगरहैंस सेल्स होते हैं, एपिथेलॉइड सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, अर्ली स्टेज में लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, ठीक है, एपिथेलॉइड सेल्स और जाइंट सेल्स, फिर वो आपके पास ये फीचर है टीबी का, ठीक है। इसके बाद आपके पास है पैंक्रेटाइटिस में आपके पास होगा एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस, और जो आपके पास है ब्रेस्ट, और दैट इज आपके पास मोमेंटम, दैट इज ट्रॉमेटिक, ठीक है। ब्रेस्ट ट्रॉमा नीचे लिखा हुआ है। पोलीआर्थराइटिस नोडोसा जितने भी वेस्कुलाइटिस कंडीशन है दैट आर फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, ठीक है। सार्कोइडोसिस ऑपोजिट ऑफ टीबी, दैट इज नॉन केशियस नेक्रोसिस। सिफिलिस में क्या था डॉक्टर साहब? मैम वो गुमास थे। को मास थे, ठीक है। अच्छा जी, मीडियल नेक्रोसिस इन आयोटिक डायसेक्शन, और अमूमन ये आपके पास आता है उसके साथ मार्फिन सिंड्रोम वगैरह के साथ, ठीक है। ड्राई गैंग्रीन इज कोएगुलेटिव। वेट गैंग्रीन में क्या होता है आपके पास, जो ड्राई गैंग्रीन हुआ होता है उसमें सुपर इन्फेक्शन हो जाते हैं, और फिर वो क्या होता है लिक्विफेक्टिव सुपर इम्पोज ऑन कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, ठीक है। अच्छा, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस में क्या, पोली आर्थराइटिस नोडोजा डायग्नोज्ड बाय फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। वैगनर ग्रैन्युलोम में ग्लोमेरुलस वेस्कुलाइटिस मोस्ट डायग्नोस्टिक फीचर इज फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। माइक्रोस्कोपिक डायग्नोसिस ऑफ पोलीआर्थराइटिस नोडोसा वेस्कुलाइटिस इन फीमेल इज बाय फिब्रिनॉइड, ठीक है। अब कोएगुलेटिव में क्या आपके पास गैंग्रीन है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, उसमें नेक्रोसिस में आपके पास कार्डियक सेल्स में कोएगुलेटिव होगा, एमआई में कोएगुलेटिव होगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाएगा फीमेल एमआई, तो आपके पास हार्ट साइज वाज नॉर्मल बट लाइपोफ्यूजन वाज फाउंड, तो दैट इज आपके पास आगे पूछेगा कार्डियक फाइबर्स का साइज और वो सारी चीजें किससे होगी, ऑटोफेगी, ठीक है। दिस इज अ बिट डिफरेंट एमसीक्यू। लाइपोफ्यूजन के साथ ऑटोफेगी। व्हाट टाइप ऑफ नेक्रोसिस सीन इन किडनी एंड हार्ट इज कोएगुलेटिव, आउटलाइन इन प्रिजर्व कोएगुलेटिव। एम्बोलाई लॉज इन रीनल आर्टरी, ठीक है। डे लेटर अब वो कहते हैं कि आपके पास ये सारी फोकल एरिया है, रीनल पेरेन्काइमा सेल है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑक्लूरियर आर्टरी शो कैरोलिसिस कैरियोलिसिस। व्हाट इज दिस, कौन से टाइप की है ये, इरिवर्सिबल रिवर्सिबल? मैम ये रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, ठीक है। द आउटलाइन ऑफ द सेल आर स्टिल विजिबल, मतलब आउटलाइन आर इंटेक्ट, ठीक है। लॉस्ट बेसोफिलिक स्टेनिंग एंड साइटोप्लाज्म एसिनोफिल बट पेल, ठीक है। सेलुलर नेक्रोसिस कौन सी होगी, दैट इज कोएगुलेटिव। सो खैर हमने तो 2-3 एमसीक्यूज भी साथ में डिस्कस कर ली इसमें। ओल्ड मेल है, ईआर में आया, चेस्ट पेन है, आपने सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया उसको, ठीक है। डाई हो गया 4 डेज के बाद, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ एंट्रोलैटरल वॉल। तो एंट्रोलैटरल वॉल में डॉक्टर साहब कौन सी आर्टरी आएगी, एंटीरियर वॉल? मैम राइट बाउंड्री। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, एंटीरियर और लेटरल वॉल है, बेसिकली लेफ्ट कोरोनरी लेफ्ट आर्टरी। साइड रिफ्लेक्ट। हाँ, एंटीरियर की अगर बात करोगे तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आएगा, और लेटरल की करोगे तो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आएगा, तो मेजरली लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। और एंट्रोलैटरल। अच्छा चलो खैर, वेंट्रिकल माइक्रोस्कोपी शोज। तो बेसिकली अब वो बात कर रहे हैं आपके पास के स्वेट चेस्ट पेन है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया उसको, और 4th डे पे आपको क्या नजर आएगा, देखो अमूमन फर्स्ट डे में आपके पास अक्सर वो देता है, अल्लाह आपका भला करे, न्यूट्रोफिल्स। सेकंड डे, थर्ड डे पे लिम्फोसाइट, 4th डे पे आपके पास, थर्ड डे से ऑनवर्ड मैक्रोफेज 72 आवर्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे उसने साथ में बोला हुआ है कि उसको नेक्रोसिस और बाकी सारी चीजें होंगी, तो कौन से टाइप की वो होगी, तो दैट इज आपके पास कोलेजन फाइब्रोब्लास्ट और नेक्रोटिक टिश्यू मिलेगा इसमें, ठीक है। जी मैम। ओके, एक सेकंड है ना डॉक्टर साहब। अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं। एन एल्डरली ओबीस मैन है स्वेयर एथेरोस्क्लेरोसिस है, डेवलप करेगा एक्यूट एब्डोमिनल पेन है, लेप्रोटमी में आपके पास क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन डार्क पर्पल कलर का, एसएमए वाज एथेरोस्क्लेरोस्ड एंड थ्रोम्बोस्ड मेसेंटेरिक वेन पेटेंट। अच्छा, अब ये जब भी आपके पास आएगा ना मेसेंटेरिक इस्कीमिया के साथ, तो याद रखना इट वुड भी हमेशा वेट गैंग्रीन। अब देखो, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, दैट इज व्हाट, आर्टरी की में कौन सा एम्बोलस होता है, मतलब कौन सा वो इन्फेक्शन होता है, पेल या वाइट? मैम इसमें वो होगा, ये रेड वाला होगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब बात क्योंकि करो। मैम इन्फेक्शन, अच्छा वो मैम इसमें पोलियोटाइटिस नोडोजा, फिब्रोनाइड। हाँ, नहीं 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 नहीं, वो तो ठीक है, वेस्कुलाइटिस वगैरह के मैम साथ हमने आर्ट। आपने क्वेश्चन क्या पूछा, आपने क्वेश्चन क्या पूछा, मैं ना नीचे डॉक्टर देख साहब रही थी। कोई बात नहीं है, मैंने असल एक सेकंड है ना, ये पता नहीं
ओके, सही है। तो है, मैं कह रही थी कि पेल इम्पैक्ट के साथ आता है ना आर्टरी से, मैं कह रही हूँ, ठीक है। वैसे खैर 4 डे पे कोलेजन फाइब्रोब्लास्ट और नेक्रोटिक टिश्यू एंड एल्डरली ओबीस मैन में आपके पास एथेरोस्क्लेरोसिस, एक्यूट एब्डोमिनल पेन, लेप्रोटमी में आपके पास इंटेस्टाइन डार्क कलर, तो ये वेट गैंग्रीन का एक क्वेश्चन है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के साथ, ठीक है। और जबकि थ्रोम्बोज्ड एंड मेसेंटेरिक वेन इज पेटेंट, ठीक है। अब वेन में हैमरेज होते हैं और आर्टरी में एम्बोलस और क्या होता था आपका, इस्कीमिया, ठीक है, और इन्फार्क्ट, ठीक है। कौन सा टाइप का, पेन। पेशेंट हेमीप्लीजी आपके पास सिटी स्कैन मैम ब्रेक। इसमें पेल कैसे आएगा इसमें, मतलब हाँ बोलो। मैम इसमें हेमर्जिक आएगा, क्योंकि देखिए ना सुपीरियर जब इन्फो होगी तो इंफीरियर आके उसको कंपनसेट नहीं करेगा, अच्छा चलो, एनास्टोमोसिस नहीं बनेंगे। अच्छा ठीक है, एनास्टेमोसिस की वजह से सुपीरियर चलेगी तो आपके पास इंफीरियर कर रही है। जैसे वो नहीं नहीं, किसकी बात डॉक्टर साहब, आप मेरा से सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक को मिक्स कर। नहीं 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 मैम, सुपीरियर मेसेंटेरिक को ही कह रही हूँ मैम, आर्टरी को ही कह रही हूँ। मतलब इसकी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसमें जब हम मतलब एक आर्टरी जाती है दूसरा दूसरा चैनल उसका एनास्टोमोस करता है, तो वो पेल कैसे हुआ, वो तो हेमर्जिक नहीं होगा। देखो, आर्टरी की अगर सिर्फ बात करो तो आर्टरी में आपके पास इस्कीमिक और वो होता है ना एम्बोलिक, ठीक है। तो ओके ओके इनफैक्ट मैम, ठीक है। आर्टरी का है, मैं उस हवाले से कह रही हूँ। दूसरी चीज जो आप कह रहे हो ना एनास्टमोसिस का, देखो फोरगट मिडगट हाइंडगट, फोरगट का सीलियक जी है, मैम। मिड का एसएमए है, तो इधर तो एनास्टमोसिस वाला चक्कर ही नहीं है। सिर्फ एक जगह पे है, वो भी आपका जहाँ पे ट्रांसफर्स कोलॉन की वो है डिवीजन है 2/3 और लेटरल 1/3 वाला, ठीक है, जहाँ पे ये सुपीरियर मेसेंटेरिक की ब्रांच है मार्जिनल, वो सप्लाई कर रही होती है। एज सच एनास्टमोसिस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जी मैम, अगर ठीक है मैम। अगर आपके पास वो होता तो फिर तो ये गट बच ना जाता, इसका क्यों होता इनफैक्ट, ठीक है। जी ओके, मैम, ठीक है। पेशेंट विद हेमीप्लीजिया, अच्छा टाइप ऑफ नेक्रोसिस इन ब्रेन लिक्विफेक्टिव, फिर वही सिटी शिटी आएगा, तो आपने हमेशा याद रखना इट्स विद आपके पास लिक्विफेक्टिव। अब इसने क्या कहा, व्हाट वुड बी द कॉज, दैट इज एम्बोलाई इस्केमिक स्ट्रोक, ठीक है। तो सिटी स्कैन में अगर आपके पास लिक्विफेक्टिव या पेल इन्फार्क्ट, अब ये देखो, आप ब्रेन दिया हुआ है उसने और पेल इन्फार्क्ट दिया हुआ है, ठीक है। पेल इन्फार्क्ट इज फॉर जो आपके पास आर्टीरियल है, ठीक है। और ब्रेन में जी कौन सा मैम। होता है, सर्कल ऑफ विलर्स और ये और वो के साथ, ठीक है, आर्ट होती हैं सारी। अच्छा, विच टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज सीन इन इस्केमिक ब्रेन इंजरी लिक्विफेक्टिव, 68 ईयर ए कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो रही है, वेकिंग 1 hour लेटर शी कुड नॉट स्पीक, मतलब उसका ब्रोकाज वगैरह, ब्रोकन माउथ, ठीक है। राइट आर्म एंड लेग मूवमेंट जोन सा है, वो भी डिस्टर्ब्ड है। 2 months लेटर हेड सीटी में लार्ज सिस्टिक एरिया है पेराइटल लोब का, ठीक है। और which of the following pathological process has most likely occurred, that is liquefactive necrosis। फैट नेक्रोसिस में डॉक्टर साहब आप पूछ रहे हैं, तो दैट इज हमने पढ़ लिया कि अगर आपके पास सॉलिड वो पेंक्रियाटाइटिस के साथ आएगा, सीरम लाइम्फेसिस अमाइलेसिस और रेडिएटिंग टू बैक आ जाएगा, और स्टिक्टोरिया होगा, सो दैट इज विद आपके पास फैट नेक्रोसिस एंजाइमेटिक टाइप, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आएगा ओमेंटम, ठीक है। अब देखो, नेक्रोसिस सीनिक ओमेंटम ड्यूरिंग पैंक्रेटाइटिस, उससे आपको ओमेंटम का पूछा हुआ है, दैट इज आपके पास ट्रॉमेटिक, ठीक है, ड्यूरिंग पैंक्रेटाइटिस। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि कौन सी टाइप है, देखो ना, प्रोसेस सीक्वेंसमेंट यहाँ तक तो आपके पास ट्रॉमेटिक है, ड्यूरिंग पैंक्रेटाइटिस यहाँ पे वो एंजाइमेटिक है। अब ऑप्शन में दोनों है, तो किसको प्रेफर करोगे, कैसे करोगे। आपकी स्क्रीन गई। आप भी होकर आओ जल्दी से वापस। ओके मैम। जी मैम। हम्म, तो मैं कह रही थी डॉक्टर आयशा, ये जो थर्ड पॉइंट है आपके पास, फोर्थ, नेक्रोसिस सीन इन मोमेंटम ड्यूरिंग पैंक्रेटाइटिस, के पैंक्रेटाइटिस के दरमियान में आपको मोमेंटम के अंदर नेक्रोसिस, तो क्वेश्चन का की पॉइंट उसने मोमेंटम का पूछा है, ठीक है। नेक्रोसिस सीन इन जी मैम। ड्यूरिंग पैंक्रेटाइटिस, पैंक्रेटाइटिस एक कंडीशन है, ही इज आस्किंग अबाउट ओमेंटल नेक्रोसिस, सो दैट वुड बी
ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस, ठीक है। और ओके अगर वो मैम, ओके। देयर वाज नेक्रोसिस ऑफ मोमेंटम बट व्हाट वुड बी सीन इन पैंक्रेatitis देन दैट वुड बी एंजाइमेटिक। अब एंजाइमेटिक और ट्रॉमेटिक में मोस्ट कॉमन इज ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस, ठीक है। अच्छा जी, नीचे ये सारी चीजें लिखी हैं, ब्रेस्ट में भी ट्रॉमा वगैरह, ठीक है। फिर अब है आपके पास केशियस का, तो केशियस का आप खुद जल्दी बताओ, टीबी के साथ, ग्रेनुलोमा के साथ, एपिथेलियोइड सेल्स के साथ। मैम एपिथेलॉइड सेल्स के साथ, और लेग्रेन जो लैंगन सेल्स होते हैं वो लेप्रोसी के साथ होते हैं, लेकिन केसेस उसमें भी है तो वो आ जाएगा। और एपिथेलॉइड सेल्स का आता है जी मैम। लैंगहेन सेल्स विद टीबी, लैंगरेन लैंगरहेन, सेल्स। बिल्कुल जी मैम। लैंगर टीबी और लेप्रोसी। अच्छा, जी मैम, और वो लेप्रोसी में आ जाएगा, एपिथेलॉइड सेल्स होंगे और केशियस नेक्रोसिस, फिर आगे वो नॉन केशियस में आगे जो है वो भी बताना है मैम, वो सार्काइडोसिस, बेरेलोसिस और उनमें होगा। हाँ जी, एंड गोमेटस इज सिफिलिस, ठीक है। ग्लोमेटोसिस सिफिलिस, जी मैम। बेस्ट। जल्दी रीड आउट करूँ। पेशेंट है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन है, लिवर बायोप्सी में लार्ज आपके पास एपिथेलॉइड सेल्स, जाइंट सेल्स, एपिथेलॉइड सेल्स और मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस आगे छोटे छोटे आपके पास कलेक्शन होता है अपना, ये एपिथेलॉइड सेल्स का मिलकर बनाता है जाइंट सेल, ठीक है। विद ग्रैनुलोमेटस डिजीज इन सेंटर, वन जाइंट सेल विद मल्टीपल न्यूक्लियोलाई इन पेरिफेरी। सो बेसिकली ये जो हिस्ट्री है ना, के सेंटर में आपके पास एक जाइंट सेल है, दिस इज द जाइंट सेल, लेट्स सपोज ये वाला सारा, ठीक है। जी मैम, और छोटे छोटे साइड पे बने होते हैं वो वाले ना मैक्रोफेजेस। हाँ, मतलब मैक्रोफेजेस देन एपिथेलॉइड सेल्स, ठीक है, ये सो दिस होल इज आपके पास कैशियस नेक्रोसिस की एक फीचर। अच्छा, सो अच्छा, इसके बाद आपके पास हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन में लिवर बायोप्सी में आपके पास है डिस्टॉर्टेड एरिया दैट इज सराउंडेड बाय एपिथेलॉइड सेल, लिम्फोसाइट, जाइंट सेल दैट इज कैशियस नेक्रोसिस। माइक्रोस्कोपी में लिम्फ नोड्स बायोप्सी में आपके पास ग्रैनुलोमा वाज फाउंड है, तो दैट इज आपके पास टीबी नेक्रोसिस कैशियस। पेशेंट है आपके पास ड्राई कफ, लो ग्रेड फीवर है, मलेज है आपके पास, दैट इज आपके पास माइक्रोस्कोपी पे केशियस नेक्रोसिस है, ग्रेनुलोमा, ठीक है। नॉन केशियस ग्रेनुलोमा हिलार, नॉन केशियस है तो मतलब आपके पास सार्कोइडोसिस आ गया, ठीक है। हिलार बायलैटरल लिम्फेडेनोपैथी और हाइपरकैल्सीमिया, इन विमेन्स इट इज एरिथ्रोमा नोडोसम, ठीक है। और एक और इसका आता है दैट इज नॉन केशियस इज ग्रेटर देन, कौन सी बॉडीज होती हैं, एस्टीरियॉइड्स या एशकॉफ। स्टेरॉइड। एस्टीरॉइड्स मुझे कंफर्म नहीं है, देख लेना, एस्टीरॉइड्स ही लग रही हैं, एशकॉफ किस में होती हैं, खैर वो देख के बता दो भी। अच्छा, पेशेंट है आपके पास लो ग्रेड फीवर है, नॉन हीलिंग अल्सर है, टंग एंड सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी पे, हिस्टोलॉजी पे तो ग्रैनुलोमा, मैम रोमेटिक में होती थी। एस्टीरियॉइड, एशकॉफ। एशकॉफ, एक सेकंड ठहरो। और एस्टीरॉइड हो गया जी आपके मैम। पास। जी मैम, ये कंफर्म हो गया कि एशकॉफ बॉडी जो है ना वो रोमेटिक में होती हैं, और जो स्टेरॉइड्स हैं वो फिजिक्स में थी। ओके ओके, चलिए। इसके बाद आपके पास पेशेंट है आपके पास लो ग्रेड फीवर, सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी वगैरह हुई या नॉन हीलिंग अल्सर्स ने टांग पे, ग्रेनुलोमा, केशियस नेक्रोसिस, चेस्ट एक्सरे, ठीक है। तो टीबी हो गया। पेशेंट है आपके पास सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी, बायलैटरल हिलार लिम्फेडेनोपैथी है, ठीक है। आपके पास ग्रेनुलोमा है विद ग्रेनुलोमेटस नेक्रोसिस इज सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। तो ये थोड़ा सा एक मिक्स है, लेकिन ये तो जो की पॉइंट है दैट इज बायलैटरल हिलार, सो दैट, बायलैटरल। हाँ जी, रोमेटिस नेक्रोसिस सीन इन सिफिलिस। आगे है पॉइंट, पेशेंट है आपके पास टाइप 2 डायबिटीज, मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन इन लिम्ब विल बी, अगर तो लिम्ब की है दैट इज ड्राई गैंग्रीन, ठीक है। और ड्राई और डायबिटीज में मोस्ट कॉमन जो गैंग्रीन है दैट इज आपके पास ड्राई गैंग्रीन, और लिम्ब की भी कॉम्प्लिकेशन है ड्राई गैंग्रीन, मैम ठीक है। वो फिर आगे अगर फुट की बात करें तो वो फिर उसमें वेट होता है, लेकिन वैसे वो ड्राई गैंग्रीन है, ऐसे था ना मैम इसमें। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। तो अच्छा, सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन इस्कीमिया टिश्यू रिजल्ट्स इन गैंग्रीनस नेक्रोसिस, कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज, लिम्ब इज ड्राई गैंग्रीन, और फुट में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वेट गैंग्रीन के साथ आएगा। नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट कैंसर इज एपोप्टोसिस, ठीक है। काउंसलमेंट बॉडीज इन सीन इन आपके पास वो कहता है क्लिक एपोप्टोसिस। अब इसमें आपके पास है येलो फीवर, देन मोनिका। हाँ, फिर वायरल हेपेटाइटिस ए के साथ आता है, लेकिन उसने सिनेरियो में सी भी दिया होता है, ठीक है। आगे आपके पास है रोक्सेपा, कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपीज बाय एपोप्टोसिस, और एपोप्टोसिस में एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेसिस वगैरह, ठीक है। और ये सब मैंने क्या लिखा हुआ है,
हाँ, ये मैंने एपोप्टोसिस के पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, कि पैरोटिड का स्टेनसेंस डक्ट होता है, उसमें बक्सीनेटर बकल म्यूकोजा और अपर सेकंड मोलर के अगेंस्ट ओपन होता है, और एपोप्टोसिस से उसकी डक्ट की ना वो देता है अक्सर एमसीक्यू, ठीक है। सबमैंडिबुलर इज मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड, पैरोटिड इज सीरस एंड सबलिंगुअल इज म्यूकोस, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, सबमैंडिबुलर का जो है दैट इज वॉटन्स डक्ट होती है, ठीक है। और ये सियालोलिथियसिस के साथ एक एमसीक्यू आता है, स्टोन वगैरह के साथ माइलोहायोइड इसको डिवाइड करता है, ठीक है। और सब मैंडिबुलर और पैरोटिड, पैरोटिड के डीप पड़ा होता है आपके पास स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, और वो आपके पास सब मैंडिबुलर और सब सॉरी पैरोटिड के दरमियान पड़ा होता है, दैट इज कौन सा लिगामेंट बोला है, स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है। और चलो आगे चले। सो आगे कॉन्सलमेंट बॉडीज प्रोसेस, ठीक है। 20 ईयर येलो फीवर ऑल्सो सीन इन, ठीक है। अच्छा 28 ईयर है, हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस है, एएलटी है, लिवर में कॉन्सलमेंट बॉडीज हैं, तो दैट इज बाय आपके पास प्रोसेस कौन सा होगा, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस है प्रोग्राम सेल डेथ, ये अक्सर एमसीक्यू में इसकी डेफिनेशन भी दी होती है। कैंसर श्रिंकेज आफ्टर रेडियोथेरेपी इज एपोप्टोसिस। अच्छा अब देखो, रेडियोथेरेपी के हमने साथ किया था फ्री रेडिकल्स वगैरह, जबकि कीमो और जी हार्मोनल के मैम। साथ प्रोसेस, ठीक है। अब मे भी वहां पे आपके पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी वगैरह के साथ नहीं दिया होगा, ठीक है। और नहीं नहीं हाँ, रेडियोथेरेपी ही दिया हुआ है ना इसमें। अच्छा ट्यूमर रिग्रेस इन हार्मोनल थेरापीज एपोप्टोसिस, और पेशेंट है कार्सिनोमा ऑफ यूट्रस है, 6 मंथ कीमोथेरेपी दी, और कैंसर का साइज रिड्यूस हुआ बाय एपोप्टोसिस। आफ्टर कीमोथेरेपी द ट्यूमर साइज रिग्रेस बाय एपोप्टोसिस। Duct of submandibular gland blocked by stone change that occur secondary to it is apoptosis. Parotid gland swelling is found. A patient examining on investigation stone in the duct. The gland regress by apoptosis. Apoptosis induce आपके पास activation of onco suppression, ठीक है। एक onco suppression, दूसरी चीज है कैस्पेजिस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। और ये आपके पास स्टेप लैडर टाइप की होगी, इसके अंदर चेंजेस फ्रेगमेंटेशन डीएनए की। अच्छा वायरस एक्ट ऑन ऑन्कोजीन एंड अल्टर प्रोटीन इज ग्रेटर देन प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ठीक है। और रेडिएशन भी प्रोटो ऑन्कोजीन्स के साथ आएंगी। और आगे चलो तो इसकी वजह से क्या कार्सिनोमा वगैरह और वो, और फिर एपोप्टोसिस को इनहिबिट करके तो एबंडेंट आपके पास प्रोग्राम सर्वाइवल ऑफ एबनॉर्मल सेल्स के साथ आता है, ठीक है। सेल प्रोलिफरेशन ये सारा मैकेनिज्म होता है। अच्छा इंट्रिंसिक फैक्टर एक्सट्रिंसिक पाथवे for cell death are involved in which process apoptosis। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे जो आप करते हो ये मैम स्टेसिस को। फॉस और फॉस लिगैंड वाले ना, और जो एक्सटेंडिक था वो ग्रेंजाइम था, और इंट्रिंसिक मेरे ख्याल में जो फास्ट और फास्ट लिगैंड थे। नहीं कौन सा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे डॉक्टर आयशा आपको बताना। मैडम ये ना उसकी है एपोप्टोसिस के पाथवेज। अच्छा ये किधर की है आपने। मैडम ये फर्स्ट एड में। कौन सा पाथवे कह रहे हो। मैडम ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवेज ना ये एपोप्टोसिस के भी हैं। उसमें अच्छा ये जो उसमें ना फास्ट और फास्ट लिगैंड, और जो ये ग्रेनजाइम हमको कल पोरेंस पढ़ रहे थे ना मैम, अच्छा ये उसमें आते हैं। प्रोसेस भी करते हो और उसके लिए चाहिए। अच्छा ग्रेन्जाइम्स आप जी कह रहे मैम। हो पाथवे। जी मैम एक्सटेंडिक पाथवे। अच्छा ओके ओके ओके, एक मिनट ठहरो जरा। ये फिर वेसल्स का एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक चले एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे जो सा आपके पास एपोप्टोसिस का हो गया वो हम देख रहे थे। किधर चला गया। हाँ तो एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोसप्रेशन हो गया, और फिर इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे फॉर सेल डेथ आर इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। डॉक्टर आयशा आप इसको एक्सप्लेन कर दे, आपने पढ़ा हुआ है तो। जी मैडम इसमें ना इंट्रिंसिक पाथवे होते हैं और एक्सट्रिंसिक पाथवे होते हैं। जो इंट्रिंसिक है ना वो माइटोकॉन्ड्रियल है। एक तो पहले आपने जो बताया कि स्टेपलेटर पैटर्न है, और इसमें जो है इसमें जो इसकी फ्रेगमेंटेशन वगैरह होती है वो उससे हम्म हो जाती है, ठीक है। हम्म इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे उसमें उसमें होती है कि टिश्यू रिमॉडलिंग होती है एक तरह से। जब हम्म रेगुलेटिंग फैक्टर आता जाता है उससे प्रोलिफरेशन होती है, और इंटरल्यूकिन 2 आता है कॉम्प्लीमेंट से। और उसमें ना इंटरल्यूकिन 2, जी ठीक है। मैम अच्छा आगे। उसमें ना अपोप्टोसिस होती है मैम। और ये ना उसके बाद जो भी मतलब कोई रेडिएशन आए, टॉक्सिन आए, अपोक्सिया हो, तो ये रेगुलेट करते हैं हमारे ये बैक्स और बैक। ओके और ये दैट फिर जो पीसीएल, दैट जी मैम, प्रो वो एपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस वाले। आगे भी जी बताओ मैम साथ, अच्छा आगे।
जी एपोप्टोसिस वाले बैक और बैक पे पोर्स बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह ठीक से है। ना रिलीज होते हैं साइटोक्रोम सी ठीक। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से, और ठीक है। एक्टिवेशन हो जाती है कैस्पेजिस की, जिसकी हम बात कर रहे थे कि एक्टिवेशन होती है कैस्पेजिस की। जी डॉक्टर। मैडम हमारे पास प्रोप्टोसिस में जो हमारे दो कंपोनेंट है बैक्स और बैक ना, वो आके ना बनाते हैं पोर्स माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, वहां से ना साइटोक्रोम सी रिलीज होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से, और जाके एक्टिवेशन के पेजेस के एक्टिवेशन करा देता है। जो BCL2 है ना वो उसको इम्परमेबल रखता है पोर्स में, मतलब आगे वो जाने नहीं देता, और ना साइटोक्रोम सी जो है ना रिलीज हो जाता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से, और इसकी वजह से आइटो वो हो गया है। अब ये BCL2 इम्परमेबल है और हाँ हाँ। प्रिवेंट करता है साइटोक्रोम सी रिलीज को, और बिल्कुल। और उसकी वजह से जैसे अब अगर हम देखते हैं कि जैसे उसकी BCL2 की जो अब वो उसको इम्परमेबल रखता है, और अगर उसका ओवर एक्सप्रेशन हो जाए तो फॉलिकुलर लिम्फोमा और ये इस तरह की चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। अच्छा डॉक्टर और साहब, अगर कि एंटी एपोप्टोटिक, ठीक है, तो एंटी एपोप्टोटिक लाइक एपोप्टोसिस को प्रिवेंट करेगा, तो आपके पास एबनॉर्मल सेल सर्वाइवल फिर वो इस मैकेनिज्म से होता है। अच्छा चले जी आगे। मैम, अब जैसे एंटीप्रोटोसिस वाले अब उसकी ओवर एक्सप्रेशन है जैसे BCL2 की है, तो फिर वो फोलिकुलर लिम्फोमा हो जाएगा 14-18, और फिर वो कैसे एक्टिवेशन वो डाउन रेगुलेशन हो जाएगी इस तरह की, और इन ट्यूमरोजेनेसिस को वो प्रमोट करेगा। ठीक है। उसके आगे। बाद मैम एक्सट्रिंसिक पाथवे है जिसमें हम लोग वो फास्ट और फास्टल लिगेंड की बात कर रहे थे, जिसमें ना फास्टल बाइंड करता है फास्ट के साथ, और वो उसके रिसेप्टर्स के साथ, तो वो ना उसमें थायमिक मेडुलरी जो है ना उसकी नेगेटिव सिलेक्शन के लिए जरूरत है, जहाँ पे हमारे जो मेच्योर टी सेल मेच्योर हो रहे होते हैं। अब अगर वो ये वाला काम ना करे ना, तो फिर उसके बाद ना ऑटो इम्यून लिम्फोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम करके एक चीज होती है जो अगर इसमें डिफेक्ट हो तो उसकी वजह से होती है, जिसमें क्लोनल डिलीशन होती है फेलियर, और इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स बनते हैं, और ये लिम्फेडिनोपैथी के साथ प्रेजेंट करता है, फिर हेपेटोस्प्लेनोमेगाली के साथ और साइटोपेनियास के साथ बेसिकली। अब के बाद मैम हम्म। जी मैम, और जो है ना उसके बाद एक और बात है परफोरिन एंजाइम पाथवे, जिसमें ना ग्रेन्यूल्स आते हैं कंटेनिंग प्रोफोरिन और ग्रेन्जाइम बी बाय इम्यून सेल, और वो ना पोर्स बनाते हैं ग्रेन्जाइम में और टू एंटर कर जाते हैं टारगेट सेल में। ठीक है, इसलिए ग्रेनजाइम को आपको पोरफिरिन चाहिए होते हैं एपोप्टोसिस को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है, ये दोनों। अच्छा ये देख लो, आप जो कह रहे थे नेगेटिव और पॉजिटिव से ना सेक्शन से, सो थाइमस ये उसका कॉर्टेक्स मेडुला और ये लिम्फ नोड हो गया, ठीक है, ये इसका कॉर्टेक्स पैराकॉर्टेक्स और नीचे मेडुला, कॉर्टेक्स पैराकॉर्टेक्स और ये मेडुला, ठीक है। खैर अब आपके पास जो है ये थाइमस, थाइमस का जोन से इसमें कॉर्टेक्स में सिलेक्शन होगी पॉजिटिव, और मेडुला में आपके पास होगी नेगेटिव सिलेक्शन, ठीक है। और फिर CD टी सेल्स है इसमें CD4 CD8 के साथ आपके पास जो सेल होगा साइटोटॉक्सिक, CD4 के साथ हेल्पर, यहीं पे ये साइट आगे हेल्पर वाला देख लो, हेल्पर फिर इन सबको जी करके मैम। इसको पेरिफेरल ब्लड में ये सारी फंक्शनिंग करेगा बाय सिक्रेटिंग ये वाला, ठीक है। सो ये सारा इम्पोर्टेंट है। और लिम्फोसाइट्स की वो हमने किया था कि T और B सेल्स के रिलेटेड, सी और बी सेल्स का क्या होता है लिम्फ नोड्स में डॉक्टर साहब? हाँ मैम क्या? एक्टिवेशन और वो जो था प्रोलिफरेशन, वो सब क्या था उसमें, किधर किधर होता है ऑफ टी सेल्स? मैम टी सेल्स मुझे आपकी समझ नहीं आ रही है क्वेश्चन क्या आप पूछ रही हैं आप? एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स इन इज इन वेयर, मतलब विच लोकेशन, कौन सी जगह पे होगी भाई? हम थाइमस में। हाँ तो उसके कौन से पोर्शन में होता है, कॉर्टेक्स, पैरा कॉर्टेक्स और वो सारी चीजें अच्छा पैराकॉर्टेक्स। हाँ ये वाला क्वेश्चन था। अच्छा चलो, तो थाइमिक कॉर्टेक्स फिजिकली रिकॉग्नाइज करेगा आपके पास, दैट इज ये सेल्फ पेप्टाइड को, और TCR दैट इज टी सेल रिसेप्टर्स के साथ करके MHC सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, जो कि CD4 और CD8 के साथ एसोसिएटेड है। सो दिस इज अ पॉजिटिव सिलेक्शन, ठीक है, दैट इज इन कॉर्टेक्स ऑफ द थाइमस। एंड नेगेटिव सिलेक्शन के मेडुला में। थाइमस हाँ जी। फिर मेडुला में। हाँ, फिर ये बताएगा आगे मेडुला कि भाई अब ये जो पॉजिटिव सिलेक्शन वाले हैं इनको नेगेटिव करना है नहीं करना, क्या करना है, तो ये रिमूव करेगा टी सेल्स को, ठीक है, बाइंड करेगा सेल्फ पेप्टाइड वगैरह के साथ, और फिर ये आपके पास आयर दैट इज ऑटोइम्यून रेगुलेटेड प्रोड्यूस नेगेटिव सिलेक्टिन होगा, और फिर ये सारा कुछ करके तो आपके पास ये वाली डिजीज कर देगा, बस इतना से। अब वो जो MCQ पूछता है ना, वो आपको पूछता है कि रिमूव कौन करे टी सेल्स को, ठीक है, और बेसिकली आपके पास
ये जो रिकॉग्नाइज कर रहा है ये कौन कर रहा है, ठीक है, और ये फिर एक्टिवेट कौन कर रहा है, और फिर एमएचसी को कौन कर रहा है, और इसकी वजह से क्या होगा आपके पास, सर्वाइवल हो जाएगा, सर्वाइवल। सो अभी भी जो हमने इधर भी पढ़ा है तो दैट इज सर्वाइवल। सर्वाइवल कहाँ पढ़ा था इधर, इधर मैम लिखा ये हुआ है। ट्यूमरोजेनेसिस मैम, हाँ इधर, ठीक है, हाँ इसके जी। ऊपर वाला। चलो अब हमने ये वाला कैस्पेसिस वाला सिस्टम कर लिया। अब आगे चलो, जी सो मैम। दैट इज आपके पास BCl2 और BClXL, ठीक है, आर एंटी एपोप्टोटिक, कैस्पेसिस आर एपोप्टोटिक। इसके बाद है वुमेन एप्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमियाज है, उसको पिक्चर ऑफ काउंसलमैन बॉडीज एओसिनोफिल साइटोप्लाज्म में मैकेनिज्म इन्वॉल्व वाज आस्क्ड, दैट वाज एपोप्टोसिस। यंग वुमेन ने आपके पास डिलीवर किया बेबी को, तो बेसिकली रिग्रेस करते हैं वो लाइसोसोमल एक्टिविटी के साथ, और साथ में हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया के साथ, और एपोप्टोसिस होगा। ब्लड फिल्म में आपके पास एक्यूट प्रोमायोलिटिक ल्यूकीमिया, ठीक है। ये टाइप किसकी है, प्रोमायोलिटिक वाली, ALL की, AML की? एएमएल की, जी और एएमएल की सब, मैम, हाँ AML की, एएमएल जी की, जिसमें जी। मैम वो प्राइमरी और सेकेंडरी वाली कुछ चीजें होती थी, जिसमें पहले एक में एरोड्स देता था, एक में नहीं देता था। ओके, इसके आते हैं, इस तरह से MCQ आते हैं। जी मैडम एमसीक्यू आता है, लेकिन मुझे उसके स्टेम याद नहीं है, ये मैंने ना किसी उसमें एमसीक्यू में देखा था ये। और कैसे आपने ना ये वाले MCQ स्ट्रॉन्ग करने हैं, ये AML ALL CLL और जितने भी आपके पास इफेक्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी फार्माकोलॉजी तो आपकी अच्छी है माशाल्लाह। मैंने देखा आप रिटेन अच्छा कर गए हो फार्माकोलॉजी को, बट ये वाली चीजें जो होती है ना आपके कार्सिनोमास, पैथोलॉजी पे ज्यादा ग्रिप रखो, इम्यूनोलॉजी पे और ऑन्कोलॉजी पे, ठीक है। अच्छा चलो, जी यंग मैडम। तो आगे आपके पास लेस एओसिनोफिल साइटोप्लाज्म मल्टीपल बेसोफिलिक होमोलोगस तो राउंड बॉडीज हैं, तो सेल इंजरी सस्पेक्ट करोगे, एपोप्टोसिस इंपॉर्टेंट नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस एपोप्टोसिस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस इज लॉस्ट ड्यूरिंग आपके पास कार्सिनोजेनेसिस व्हिच फैक्टर हैज एंटी एपोप्टोटिक एक्टिविटी, हाँ जी, दैट इज BClXL और बीसीएल एमसीएल। हाँ जी। और प्रो इज बैकपैक्स, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ नेक्रोसिस, दैट इज स्मीयर पैटर्न और एपोप्टोसिस इज लेटर पैटर्न, ठीक है। अच्छा ये हमने कर लिया। अब क्योंकि नीचे हमने एक्सट्रिंसिक पाथवे करने, तो ये देख लो ब्लड वाला, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंजरी होगी सबसे पहले, इंजरी की वजह से वेस्कुलर स्पैज्म होगा। अब सबसे पहले एंडोथेलियल इंजरी इनिशिएट करता है आपके पास सारा प्रोसेस पहला, फिर उसके बाद होती है आपके पास प्लेटलेट प्लग और वो वेजोकंस्ट्रिक्शन वगैरह सारा, इंजरी, एंडोथेलियल डैमेज, वेस्कुलर स्पैज्म, वेजोकंस्ट्रिक्शन, और फिर एडहेजन और प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन वो, ठीक है। वैसे अगर फर्स्ट स्टेप पूछेगा तो दैट इज प्लेटलेट एडहेजन, दैट इज बाय आपका वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, ठीक है। अब आपके पास इंजरी में रिपेयर दो तरह से होता है, बाय प्राइमरी रिपेयर एंड बाय सेकेंडरी रिपेयर, ठीक है, इंटेंशन, ठीक है। अब वो प्राइमरी हेमोस्टेसिस किस तरह होता है, दैट इज सॉरी, रिपेयर भी उस तरह से और हेमोस्टेसिस भी इस तरह से, रिपेयर में उधर चली गई हूँ। प्राइमरी हेमोस्टेसिस बाय प्लेटलेट एडहेजन एंड देन प्लेटलेट एक्टिवेशन। एडहेरेंस के लिए ये देखो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर चाहिए आपके पास, जिसमें फिब्रिनोजेन फैक्टर 5 फैक्टर 8 वगैरह के साथ भी है, ज्यादातर फैक्टर 8 आता है, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद एडहेजन मॉलिक्यूल पीस लेक्टिन के थ्रू एडहेयर, हमने किया था ना उस वक्त कि आपके पास होते हैं एमिराइट मार्जिनेशन रोलिंग एडहेजन एंड देन आपके पास अल्लाह आपका भला करे ट्रांसमाइग्रेशन, ठीक है। ट्रांसमाइग्रेशन। हाँ, फिट्स वाला निमोनिक था, फर्म एडहेजन इज बाय इंटीग्रिन एंड ट्रांजिएंट इज बाय सिलेक्टिन्स, तो एडहेजन मॉलिक्यूल इज पी सिलेक्टिन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब देखो कुछ कुछ आपके पास फैक्टर्स हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब। ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ GP1B X 1X और 5, ठीक है, मतलब 9 और 5, ये एक्चुअली कुछ कुछ ना इसके साथ सिंड्रोम्स एसोसिएटेड होंगे। इस पिक्चर की स्क्रीनशॉट लो, ये लो, और इसको ये जो ऊपर लिखे हुए ना कोलेजन के ऊपर GP6 लिखा हुआ है, कोलेजन दूसरे के ऊपर अल्फा 2B1, ये आपने कल देख कर आने हैं। फिर थ्रोम्बोक्सिन A2 जो इनहिबिशन के साथ आता है आपका, ठीक है, नीचे खैर फिर थ्रोम्बिन बनेगा, फिर ये GP आपके पास 2B और 3A, ठीक है, और फिर ये कन्वर्ट कर रहा है आपके पास, ये फिब्रिनोजन बैंड्स बन रहे हैं, ठीक है, और फिर ये प्लेटलेट मैं बन बर्नर रहा है। थोलियर और दूसरे वाला, जी जी बिल्कुल जीपी बिल्कुल। वन वाला और GP2A3B कॉम्प्लेक्स वाला। जी जी बिल्कुल, ये आपने देखने हैं, वैसे आगे शायद अगर लिखे हुए तो दिखा देती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो फर्दर प्लेटलेट एक्टिवेशन इज बाय थ्रोम्बोक्सिन A2 ADP एंड साथ में ये अभी पता नहीं क्या लिखा, विरोटिनिन सिरोटिनिन सिरोटिनिन, ठीक है, और पॉलीफॉस्फेट इज प्रोकोएगुलेंट एंड एंटी फिब्रिनोलिटिक, तो
ये सारी पिक्चर। सेकेंडरी हेमोस्टेसिस में आपके पास ये वाला फिब्रिनोजेन बना है, ठीक है। सेकेंडरी में फिब्रिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल फिब्रिन दैट इज कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल फिब्रिन इन द प्रेजेंस ऑफ 13A। जो ये आपके पास फिब्रिन का वो बनाता है ना एक स्टेबलाइज्ड फॉर्म, उसमें दैट इज आपके पास नेसेसरीज आपके पास फैक्टर 13A। इसको क्या कहते होते थे? स्टेबल फैक्टर। एक तो दूसरा कौन सा ए होता था डॉक्टर साहब? फिब्रिनोपेप्टाइड ए, हाँ फिब्रिनोपेप्टाइड ए, ठीक है। तो नॉर्मली क्या ओके। होता है बस, हाँ ये इंट्रिंसिक पाथवे और ये एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। एक्सट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर आप ये टिश्यू फैक्टर, ठीक है, आपके पास 3 के बाद 7 फिर आपके पास कॉमन पाथवे में मर्ज करेगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ 5 और कैल्शियम वगैरह। फिर आपके पास मैम फ्री है उसमें एक्सटेंडिक में? हाँ जी हाँ जी, ये जो है ना ये वाला फैक्टर इसको 3 कहते हो ये, ठीक है। ये फिर 7 में जाएगा, 7 फिर इधर जाएगा। अमूमन वो पूछते इसका है कि स्टार्ट कहाँ से होता है ये वाला, वो तो अच्छा, वो 5 2 से मैम। क्या डॉक्टर साहब? 2 5 7। 257 क्या डॉक्टर साहब? अच्छा अच्छा मैम अच्छा ये अच्छा, हाँ, ये समझने जी लगी, फैक्टर। मुझे समझ लगी। उसमें ना वो कॉमन पाथवे का डाल के और फिर एक्सट्रिंसिक का करता है, और इंट्रिंसिक में इंट्रिंसिक वाले डाल के और कॉमन पाथवे का डालता है, वो समझ लग गया जितना आप कह रहे हो। अच्छा, तो इंट्रिंसिक पाथवे में 7 9, ठीक है, और X1 है 11, फिर 10 कॉमन में चला गया 9, एक फिर मैडम 8 इसी तरह से क्वेश्चन आता है, एक मैडम विटामिन के का भी करके कुछ आता है ना, उसका भी एक वो था प्रोटीन सी एस करके, और 7 9 10। हाँ जी, उसमें आता है प्रोटीन सी इज ग्रेटर देन 7, एस इज ग्रेटर देन 7, ठीक है, कि ठीक वो है। किस अपनी एक्टिविटी इनिशियली। अच्छा खैर, ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे, ये फिर आपके पास कॉमन पाथवे 10 स्टार्ट फैक्टर में जाएगा, फिर वो प्रोथ्रोम्बिन दैट इज फैक्टर 2, ठीक है, ये फिर थ्रोम्बिन में चला जाएगा लिवर में, मतलब बेसिकली हम पीटी से ही कर रहे होते हैं ना मॉनिटरिंग। अच्छा खैर, जी तो मैम। ये फिब्रिनोजिन को सॉल्युबल फिब्रिन में करेगा, ठीक है। सो दिस वाज द होल आपके पास प्राइमरी हेमोस्टेसिस फिब्रिनोजिन तक, और सेकेंडरी हेमोस्टेसिस ये वाला एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे को इनटू स्टेबल फिब्रिन मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा चलो खैर, तो पहले वेसोकंस्ट्रिक्शन, फिर प्राइमरी हेमोस्टेसिस, फिर सेकेंडरी हेमोस्टेसिस, मतलब यहाँ पे फिब्रिनोजेन बनेगा, यहाँ पे स्टेबल बनेगा, और फिर फिब्रिन क्लॉट बन जाएगा। दिस इज द होल प्रोसेस मैम ऑफ अब जो प्राइमरी है उसमें एडिशन है, और जो है ना अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो पाथवे उसमें आएंगे। पाथवेज इसमें आएंगे जी। सेकेंडरी इधर में ठीक आपके है मैम। पास इधर आपके पास ये जो आप देखो इसको फिब्रिनोजिन, ठीक है, ये वाला सारा पाथवे इधर है इसके साथ रिलेटेड, ये फिब्रिनोजेन इनटू सॉल्युबल फिब्रिन वगैरह, ठीक है। और ये जो एडहेजन और वो करके आपके पास ये वाला जो प्लेटलेट को एक्टिवेट करता है दैट इज दिस पाथवे, ठीक है। मतलब अगर इस पिक्चर में देखो तो ये वाला पाथवे, ये है, और ये नीचे वाला पाथवे इज दिस वन, ठीक है। जी मैम। चलो ओके, आगे तो हाँ, मैं डॉक्टर साहब उस दिन जो कह रही थी ये थी, ये कैलिक्राइन पाथवे से क्या बनता है? मैम ये वो रास वाली चीजें जो थी, हाँ, ब्रास या ब्रेडिकाइनिन वगैरह, देखो जरा। ब्रेडिकाइनिन मैम, जिसमें वो हम लोग कैलिकेनिन मैम, ये उसमें एंजियोडीमा वाला जो हमने ईस्ट्रेज वगैरह पढ़ा था उसमें भी हमने देखा था, हमने कहा था कि हम बाद में देखेंगे इसको। हाँ, क्योंकि मुझे उस टाइम भूल गया था, तो वो ये इधर कन्वर्ट ठीक करता है है, ठीक। मैम। ठीक हाँ है। ओके जी ओके, मैम। चलो, तो ये देखो फैक्टर 12 और 12A की एक्टिवेशन के लिए आपको काइनोजिन दैट इज कैलिक्राइन इनटू ये वाला, ठीक है, जैसे हमें को फैक्टर टाइप का। और ये फैक्टर 3, ये देखिए डॉक्टर साहब 3 से स्टार्ट होता है, 7 पे कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब जी ये मैम। डिफरेंट ठीक। डिफरेंट आपके पास फैक्टर्स के नेम है, 1 इज फिब्रिनोजिन, 2 इज प्रोथ्रोम्बिन, 3 इज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। अक्सर टिश्यू फैक्टर कहते हो, ये अक्सर दिया होता है उसने टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, लेकिन ज्यादातर एमसीक्यू स्टेबल फैक्टर ऑफ और प्रो कन्वर्जन के साथ कहता है। अच्छा चलो, 4 इज आयोनाइज कैल्शियम Ca+2, लिबाइल फैक्टर इज आपके पास 5, 6 इज अनअसाइंड, 7 इज स्टेबल फैक्टर फॉर प्रो कन्वर्जन, 8 इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, 9 इज प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक कंपोनेंट दैट इज क्रिस्मस फैक्टर हेमोफिलिया बी के साथ। अच्छा, 10 इज टॉर्क फैक्टर जो कि आपके पास कॉमन पाथवे में कॉमन आएगा, है।
हाँ जी, 11 इज प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, ठीक है। 12 इज हेजमेंट फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर, या मतलब हेजमेंट फैक्टर इंट्रिंसिक पाथवे का, या फिर आपके पास कॉन्टेक्ट फैक्टर या एंडोथेलियल फैक्टर, इस तरह से कुछ कहते हैं उसको, ठीक है। फिर 13 है, दैट इज जो आपके पास सॉल्युबल फिब्रिन वाला वो प्रोडक्ट को स्टेबल करता है, दैट इज फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। सो दिस वाज द होल आपके पास जी मैम। पाथवे बता दिया है सारा। अब इसे कुछ कुछ चीजें बताई हुई हैं। हीमोफीलिया ए में डॉक्टर साहब कौन सी डेफिशिएंसी होगी फैक्टर की? मैम एक तो पहले ये मैम दोनों ऑटोसोमल रिसेसिव होंगे, जो सी वाला है वो एक्स लिंक्ड है। और ठीक है, मैम इसमें जो है ना इनमें 8 और 9 की डेफिशिएंसी है। एबीसी एक्स 9 का में। सी इज एक्स लिंक रिसेसिव, सी इज जी मैम। एक्स रिसेसिव। अच्छा, ए में क्या है? 8 माइनर, 8 माइनर, ठीक और है। जो है ना 9 मेजर। 9, अच्छा मेजर भी है इसके साथ, अच्छा चलो। और ये सी 11, ये 11 है। चलो हाँ जी। तो ये हो गया हमारे पास ए बी सी। वॉन विलिब्रेंट डिजीज फैक्टर 8 मैम जो वॉन बिली ब्रांड है ना वो आती है 8 के साथ। मेजर ना, और ये मेजर दोनों ब्रांड। में होती है, और ये दोनों में होती है, मेल और फीमेल दोनों में। और इसमें ना मेनोरेचिया इस तरह की हिस्ट्री होती है, और जॉइंट्स की और इस तरह। हाँ, और इसमें हीमोफीलिया में सर्कमसियन और ये मैम सरकमसिजन की, जॉइंट की, और जो है ना अगर बॉय मेंशन हो तो फिर वो आगे सी में चला जाता है। हाँ, और जॉइंट में क्रिस्टल डेपोजिशन के साथ भी अमूमन आता है, अच्छा ठीक है। अच्छा, विटामिन के डेफिशिएंसी में फिर क्या आपके पास 2 7 9 10 जो आपने उस वक्त बोला ना, ठीक है। विटामिन जी ई, मैम। आगे। सो इंट्रिंसिक फैक्टर डैमेज एक्टिवेट बाय कमिंग इन कांटेक्ट विद कोलेजन, दैट इज फैक्टर कोलेजन फैक्टर 12। अब इंट्रिंसिक पाथवे हम कर लेते हैं, हमेशा याद रखना है इंट्रिंसिक पाथवे की आपने अगर देखना है मॉनिटरिंग करनी है तो एपीटीटी से करोगे, ठीक है। और जी अगर मैम। आप, हाँ एपीटीटी के साथ करोगे और जो और फैक्टर्स, हेपरिन। और हाँ बिल्कुल, अगर ड्रग की बात करोगे हेपरिन एंड दैट इज एन आईवी ड्रग, ठीक है। आईवी देते हो। ऑल क्लॉटिंग फैक्टर आर प्रोटीन्स एंड सिंथेसाइज इन लिवर एक्सेप्ट ऑफ 4 एंड 8, ठीक है। ये एंडोथेलियम से वो होता है 8। एंडोथेलियन से। जी, इसके बाद है आपके पास इसमें फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, तो कॉमन पाथवे में अगर आप सॉरी इंट्रिंसिक से स्टार्ट करोगे तो 12 है, फिर 11 है, फिर 10 कॉमन में चला जाता है, ठीक है, वो वाला भी आ जाएगा। फिर 9 है, फिर 8 है। अगर कॉमन में चले जाओ तो 8 को जब वो एंटर करते हैं आपके पास वो कॉमन फैक्टर में, दैट इज 10 पे, तो वहां पे फैक्टर 5 भी मौजूद होता है, ठीक है। और फिर ये आगे फैक्टर 2 को एक्टिवेट करता है। सो दिस इज द होल आपके पास जो है ना इसके वो क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ आप एक्सट्रिंसिक में, इसकी हमेशा होगी आईएनआर इज ग्रेटर देन पीटी, और इधर जो ड्रग होगा दैट वुड भी आपके पास वारफेरिन। वारफेरिन। और जो ओरल। इनिशियल करोगे और वो ट्रेटोजेनिक होता है। जी डॉक्टर साहब बोले। ओरल देंगे मैम वो। ओरल दोगे, हाँ जी, और उसका एंटीडोट वगैरह के साथ बता दो वारफेरिन का। वारफेरिन का मैम हेपरिन का प्रोटामिन था, इसका मुझे याद नहीं। विटामिन के, विटामिन के। जी डॉक्टर साहब क्या हो गया? बस मैम दिमाग घूम गया। बात नहीं है। अच्छा, एक वो आता है आपके पास फैक्टर एफएफपीज के साथ देते हैं, एक क्रायो प्रेसिपिटेट्स के साथ देते हैं, वो क्या देते हैं? एफएफपी जी फैक्टर मैम, 9। विटामिन के में अगर हम लोग फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एक्यूट में, और अगर हमने लॉन्ग मतलब फौरन इफेक्ट चाहिए इमीडिएट में, और अगर फिर जब हमने उसमें लेट इफेक्ट में फिर हम वो देते हैं क्या? क्रायो। विटामिन के फॉर एफएफपी फॉरन देते हो? एफएफपी फौरन देते हैं, और जो क्रायो जो है ना वो हम लोग बाद में देते हैं लेट इफेक्ट्स के लिए। और ये किसकी बात कर रहे हो? विटामिन के की वो जो है उसको रिवर्सल के लिए। ओके, एफएफपी फैक्टर 9 के साथ और क्रायो प्रेसिपिटेट्स 813 के साथ। चलो आगे अब हम चलते हैं। विच फैक्टर एक्टिवेट क्लॉटिंग एज वेल एज काइनिन सिस्टम, दैट इज हेजमेंट फैक्टर या आपके पास वो एंडोथेलियल फैक्टर, ठीक है। लेसरेशन ऑन गर्ल्स फिंगर व्हेन इन कांटेक्ट विद, जब भी एक्सपोज बेसमेंट मेम्ब्रेन काइनिन पाथवे, दैट इज हेजमेंट फैक्टर। जब भी वो टेस्ट
सॉरी ट्यूब देगा आपके पास और उसके साथ कहेगा ब्लड डाला तो कैसे, दैट इज ऑल्सो डी वाला। इन इंट्रावेस्कुलर डैमेज विच इज एक्टिवेट फर्स्ट बाय कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद कोलेजन दैट इज फैक्टर 12। एंडोथेलियल सेल इनिशिएट इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन बाय एक्टिवेशन फैक्टर 12। एंडोथेलियल इंजरी इसी तरह हमारे पास फैक्टर 12 है। फैक्टर 8 इज प्रोड्यूस फ्रॉम एंडोथेलियल एंड 4 ऑल्सो। ऑन स्नेरो ब्लीडिंग प्रोफाइल नॉर्मल है एक्सेप्ट ऑफ पीटी। अब पीटी आ गया। सो डॉक्टर साहब ये बताइए मुझे कौन सा पाथवे है आपके पास? ये एक्सट्रिंसिक। अच्छा डॉक्टर मेरीन आ गए आप? हाँ मैडम, आपने जहाँ भेजा था वहां से रो धो के आ गई हूँ। क्या होकर आ गई? रो धो कर आई हूँ, मुझे समझ नहीं आई उनकी, मैं किया है वो भी, क्लास ली है उनकी, तो बस थोड़ा ठीक थी, बस समझ नहीं आई अभी। अच्छा क्यों? कुछ मतलब एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, क्या था? नहीं, एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से था, वो बड़ा थोड़ा सा वो जिस तरह आप शायद आपकी आदत हो गई इंटरेक्टिव क्लास पर वैसे, तो वो ना वो स्क्रीन से कोई पढ़ाई थे ना वैसे था। तो बस वो बोली जा रही थी, फिर बात करने पीडीएफ से ढूंढ के वो देख रही थी कि क्या कह रही हैं, तो वो थोड़ा सा बस इसलिए हुआ था कि मतलब मैं तो ढूंढती रही हूँ लेक्चर में क्या हो रहा है। अच्छा तो कितने बच्चे थे? मैं, तैमूर, एक कोई था, एक अलीजा थी, 4 थे। 4 थे। चार में भी इन्फेक्शन नहीं थी, चलो खैर। चलो ओके, मैंने सोचा कि शायद मे भी कुछ अच्छा हो नहीं क्योंकि वो है कि वो मैम वो ना, अच्छा जी चलो। तो दैट इज जब लेकिन आप, मैडम आप गायनी में हैं, आप गायनी में हैं। अच्छा जी वंस नहीं वो ब्लीडिंग प्रोफाइल है नॉर्मल ये तो एक्सेप्ट। मैडम अपनी बकाफ की जंग थी, 2 हाँ दिन वाली तो। इज फैक्टर डेफिशिएंट दैट इज फैक्टर 7। अब ये मतलब वो आपका उसके साथ है ना, दैट इज आईएनआर इज ग्रेटर देन पीटी एक्सट्रिंसिक पाथवे वाला, ठीक है उसमें 2 7 9 10 तो उसमें 7 दिया होगा तो वो क्रायोप्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर 8, ठीक है। ये मैंने लिखा है इधर ना कि क्रायो प्रेसिपिटेट में 8 और 13 होते हैं और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में 9 होता है। आपको अच्छा, और दे। I mean, which factor is not available? The next best source is cryoprecipitate जो factor 8 नहीं है. Most important step in coagulation pathways that is fibrinogen to fibrin, ठीक है वो stabilizing factor के through that is आपके पास factor 13, ठीक है। Which of the following factor decrease during pregnancy? हमेशा याद रखना है एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ, ठीक है ये प्रेगनेंसी में काम हो जाएगा, ठीक है। ये 3-4 एमसीक्यू से कंफ्यूज करते हैं मगर पेशेंट पुट ऑन वॉर्फिन विच फर्स्ट फैक्टर टू डिक्रीज दैट इज फैक्टर 7, ठीक है। आपके पास ये याद रखो कि जो फर्स्ट फैक्टर टू डिक्रीज इज दैट C7 एंड देन CS और फिर 7 फैक्टर अपना C प्रोटीन C प्रोटीन S और फिर आपके पास फैक्टर 7, ठीक है। तो फैक्टर्स में 7 फिब्रिन स्टेबलाइज बाय फैक्टर 13, ठीक है। और फिब्रिनोपेप्टाइड ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सोर्स गिवन फॉर फैक्टर 9 दैट इज FAP एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे मर्ज करेगा। फैक्टर 10 दिया और स्टॉट इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। अच्छा फैक्टर इन्वॉल्व इन एंडोथेलियल इंजरी रिपेयर दैट इज प्लेटलेट, ठीक है। आपके पास है इसके बाद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर 2 ईयर बॉय रिवील डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 8 है। सिस्टर्स आर अनलाइकली, ठीक है वही बात डॉक्टर आयशा जो कह रही थी। ABX का दैट इज A एंड B हीमोफीलिया A विद फैक्टर 8 माइनर, हीमोफीलिया B विद फैक्टर 9 मेजर, दैट इज एक्स लिंक रिसेसिव, ठीक है जिसमें आपके पास 25 आर कैरियर 25 आर डिजीज 25 आर नॉन डिजीज। एक सेकंड ठहरो, ये एक्स लिंक है ना, ऑटोसोमल नहीं है। अच्छा 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 एक्स लिंक मतलब मेल वाला, ठीक है। तो ये हो गया। और ऑटोसोमल रिसेसिव इज बेसिकली जिसमें 25 इज डिजीज 25 इज नॉन डिजीज एंड 50% है कैरियर। तो और सी में आपके पास फैक्टर 11 होता है, ठीक है। सो फैक्टर 8 माइनर 9 मेजर और फैक्टर 11। तो अब वो कह रहे हैं कि आपके पास सिस्टर्स नहीं है, सो दैट इज एक्स लिंक रिसेसिव। फैक्टर ये हीमोफीलिया ए कोएगुलेशन फैक्टर दैट इनिशिएट द इन विवो कोएगुलेशन। सो हमेशा याद रखने इन विवो के साथ दैट इज फैक्टर 7 दैट इज एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। अच्छा जी द कोएगुलेशन, तो इन विवो कोएगुलेशन एक्सट्रिंसिक पाथवे इसको एक रखने और या टिश्यू फैक्टर के साथ। और जो एंडोथेलियल डैमेज है जो आपके पास इंट्रिंसिक फैक्टर इंट्रिंसिक पाथवे है या हेजमन फैक्टर है या एंडोथेलियल फैक्टर है वो है आपके पास फैक्टर 12। Coagulation factor initiate in vivo coagulation play a control role in the activation of other coagulation protein that is factor 7. Clotting factor not required by process of blood coagulation through intrinsic pathway is that is factor 7 क्योंकि ये extrinsic का है, ठीक है। Vitamin K dependent factors are that is C, protein S, then factor 1972 की जंग कर लो या जिसना याद रहता है 2 7 9 10, ठीक है। ये सारे हैं, ठीक है। बर्ड्स पे हमेशा क्योंकि लिवर एक्टिवेट नहीं होता तो आप ये डोज देते हो विटामिन के की, ठीक है। Vitamin K dependent factors are
प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, दैट इज एज इट इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर 2, ठीक है, और विटामिन और लिवर की एक्टिविटी के साथ भी आता है फिर फैक्टर 2, ठीक है, पीटी। अच्छा, विटामिन के डेफिशिएंसी में नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल बनाओ तथा शायद इसमें हेमाटोलॉजी में है वो, ठीक है, ओके। तो आपके पास जो है विटामिन के की डेफिशिएंट डिपेंडेंट फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन, विटामिन के डेफिशिएंसी में हमेशा याद रखना है। देखो विटामिन के की हम करते हैं वो एक्सट्रिंसिक पाथवे वाला ज़्यादातर, ठीक है, लेकिन उसमें पीटी वार्फरिन वगैरह के साथ, तो पीटी एपीटीटी ज़्यादा होगा, जबकि ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल होगा, जबकि आईटीपी और टीटीपी और इन सब के साथ क्या होगा ब्लीडिंग टाइम? मैम उसमें ज्यादा होगा, प्लेटलेट काउंट कम होगा उसमें, आईटीपी में। प्लेटलेट काउंट कम होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनियाज होगा, महाशाहा और वो सारा हस और वो सब आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर आगे आपके पास थर्ड आता है, दैट इज आपके पास हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में आपके पास फैक्टर 8 माइनर की डेफिशिएंसी होती है, बट आपके पास ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल होता है, ठीक है, जबकि आपके पास जो है वॉन विलिब्रेंड डिजीज, ठीक है, उसमें आपके पास ब्लीडिंग टाइम अलॉन्ग विद एपीटीटी, ठीक है, दोनों डिरेंज्ड होते हैं, ठीक है, आपके पास ब्लीडिंग टाइम वहाँ भी ज्यादा होता है और फैक्टर 8 मेजर की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। अच्छा, और क्या रह गया इसके अलावा? हाँ, तीनों चारों चीजें बता दी हैं, मेरे ख्याल से टेबल पे भी यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। अच्छा, प्लेटलेट डिसऑर्डर लाइक आईटीपी, टीटीपी, बीटी और बीटी ज्यादा हुआ होता है और आपके पास प्लेटलेट काउंट कम हुआ होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ऑल्सो रिमेंबर विटामिन के डिपेंडेंट फर्स्ट फॉरमोस्ट फैक्टर डिप्लीटेड विल बी प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, एंड देन फैक्टर 7 इन द सीक्वेंस ऑफ ग्रेटर टू लेसर वाला, ठीक है। विटामिन के इज सिंथेसाइज्ड बाय नॉर्मल फ्लोरा इन इंटेस्टाइन। ग्रीन वेजिटेबल आर मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ द डाइटरी, ठीक है, और एंटीबायोटिक्स वगैरह इसको विटामिन के की सिंथेसिस को खत्म करता है बाय बैक्टीरिया। न्यूनेट डिलीवर्ड एट होम है, ठीक है, देखो जब भी ये डिलीवरी के साथ आएगा और सारी चीजें डिरेंज होंगी तो डीआईसी का ज्यादातर होता है। खैर आगे देखो, आपके पास पीडियाट्रिशियन है, कंप्लेन ऑफ इजी ब्रूसिंग है, ब्लीडिंग है, जॉन्डिस है, रैश है, ठीक है, तो मतलब हेमोलिसिस वगैरह के साथ कुछ दे रहा है, और ब्लीडिंग भी है और ब्रूसिंग भी है और जॉन्डिस वगैरह, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स वगैरह के साथ भी कुछ होगा। द मदर गिव हिस्ट्री ऑफ टेकिंग एंटीबायोटिक, बस एंटीबायोटिक आ गया तो विटामिन के आ गया, ठीक है। और विटामिन के की फीचर क्या थी अभी बताओ? पीटी पीटीटी ज्यादा था और ब्लीडिंग टाइम क्या था इसका? मैम इसका ना पीटी और एपीटीटी ज्यादा था इसका। ब्लीडिंग टाइम क्या था? नॉर्मल था कि नहीं? नॉर्मल था, नॉर्मल था। नॉर्मल होता है। ना नॉर्मल। अच्छा, पेशेंट आफ्टर पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल इंजरी ऑन एंटीबायोटिक 12 वीक्स, ठीक है, वही बात है, एंटीबायोटिक है तो आपने विटामिन के है भी टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है, विद एकिमोसिस। एकिमोसिस क्या होता है बच्चों? पर्परा और मैम एकिमोसिस? मुझे मैम मुझे रेडनेस हो जाती है। हाँ जी, रेडनेस, ब्लूइशनेस, ठीक है, ये सारी चीजें, ये जो स्टेजेस हैं डिफरेंट, ठीक है, फिर इसके बाद ये थोड़ा सा हो जाता है ब्लू, ब्लू के बाद ये हो जाता है थोड़ा सा पेल, ठीक है, पेल सा, ठीक है, और फिर खत्म हो जाता है। अच्छा चलो, नॉर्मल विद पीटी इज 14। अब इधर याद रखो आप लोग, 60 मिनट 60 सेकेंड्स होते हैं, 60 में से आप हाफ कर लो तो दैट इज 30, 30 to 35 इज लाइक आपके पास एपीटीटी। फिर आपके पास आता है पीटी, दैट इज 15 कहते हैं, 13 to 14 बेसिकली ये होता है, ठीक है। फिर बीटीसीटी कितना होता है बच्चों? मैम जी इसका बीटी 6 मिनट था। बताओ ना, मुझे तो 6 मिनट याद आ रहा है, देखो कितना है, ये वैल्यूज याद कर लो इधर ही। बहुत ज्यादा नहीं है 1 मिनट। नहीं 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 नहीं, याद आ रहा है। और बीटीसीटी टाइम, लेट्स सी। तो फिर मुझे लगता है कि 6 मिनट से कम होगा ठीक है, शायद। 2 to 7 minutes है ब्लीडिंग, एवरेज, नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम। हाँ 2 to हाँ क्योंकि मिनट। मैडम हम वो करते थे ना फिल्टर पेपर पे, वो तो हाँ एक कट लगा, एक पिन करते थे, वो मिनटों में खत्म हो जाता था, तो 6 मिनट ज्यादा लग रहे थे, लेकिन 6 मिनट, ठीक है, 6 मिनट ही है उसमें ना है, तो। रेंज में है। हाँ, आपको सेकंड्स लग रहे थे? नहीं नहीं, मिनट मिनट। ओके ओके, चलो ओके, ठीक है, सिटी इज लाइक 8 to 15, ठीक है। अच्छा चलो, ये सारी वैल्यूज थी इंपॉर्टेंट, आगे चले। पेशेंट है, पेनिट्रेटिव एब्डोमिनल इंजरी है आपके पास, ठीक है, 12 वीक पे है, 3 वीक से टीपीएन। अच्छा ये तो मैंने बता दिया, टीपीएन में बेसिकली ये देख लो, मैम हाइपरग्लाइसेमिया। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस, लीवर डिजीज और डायबिटीज मेलाइटिस। हाँ, क्योंकि ये क्या करता है, ये हाइपरग्लाइसीमिया करता है खुद, हाइपरग्लाइसीमिया। इसलिए अनकंट्रोल्ड डायबिटीज इज प्रेफरेबल ओवर आपके पास लिवर डिजीज, एंड दैट इज प्रेफर्ड ओवर हाली डायबिटीज मेलाइटिस। एसओ में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ये, ठीक है।
TPN, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है। अच्छा जी, पेशेंट डेवलप प्रोलॉन्गेशन ऑफ पीटी एपीटीटी विद नॉर्मल प्लेटलेट काउंट। देखो अब नॉर्मल प्लेटलेट काउंट है, मतलब ये टीटीपी आईटीपी वगैरह निकल गया। पीटी एपीटीटी ज़्यादा है, मतलब अब आप इधर सोच सकते हो अपना विटामिन के सोच सकते हो। और बस एक मिनट, पीटी आपके पास इंट्रिंसिक पाथ एक्सट्रिंसिक पाथवे, और एपीटीटी इंट्रिंसिक, तो फैक्टर 8 और वो वाला एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक, तो फिर विटामिन के साथ आ गया, ठीक है। प्रोलॉन्गेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टाइम फ्रॉम फॉलोइंग एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट इज ट्रीटेड विद, आपके पास विटामिन के। 42 ईयर वुमेन है, मैन है, आपके पास हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक अल्कोहल अब्यूज है, नॉट नोटेड ड्यूरिंग द पास्ट ईयर दैट ही हैज व्हाट ब्रूसिंग है, ठीक है, विद मिनिमल ट्रॉमा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो अल्कोहल है, लिवर को करेगा खराब, तो दैट इज आपके पास विटामिन के। 14 ईयर ओल्ड है, क्योंकि वो फैक्टर्स इधर से होंगे। और वैसे मैंने ये लिखा हुआ है कि वही कि थायामीन की डेफिशिएंसी के साथ आएगा, हाइपोग्लाइसीमिया के साथ आए, तो पहले आप दोगे इसको अपना थायामीन, और फिर आप दोगे इसको क्या दोगे, फिर उसके बाद आप ग्लूकोज वगैरह। अच्छा, इसके बाद है 14 ईयर ओल्ड है बॉय, रिपोर्ट करेगा आपको कंप्लेन प्रोफ्यूज प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग है फ्रॉम माइनर ट्रॉमा फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, ही इज ऑल्सो हैविंग क्रॉनिक डायरिया। अब देखो डायरिया भी है, ब्लीडिंग भी है, देयर इज नो सच हिस्ट्री ऑफ फैमिली, मतलब उसने आपको ये वॉन विली ब्रांड और ये सारी डिजीज निकाल दी है। ऑन इन्वेस्टिगेशन जी ब्लीडिंग मैम। टाइम 6, ब्लीडिंग टाइम इज 6, ब्लीडिंग टाइम मतलब क्या हो गया, नॉर्मल, ठीक है। क्लॉटिंग टाइम इज 50, क्लॉटिंग टाइम हो गया आपके पास ज़्यादा, जो कि हमने कितना किया अभी 15 मिनट्स तक ना, ठीक है। द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज विटामिन के डेफिशिएंसी, तो चलो क्लॉटिंग टाइम ज़्यादा भी हो सकता है इसके साथ, लेकिन ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल रहेगा। द डेफिशिएंसी ऑफ विच, क्योंकि आपके पास जो फैक्टर्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग क्लॉटिंग। अच्छा, विच विटामिन विल लीड टू डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, तो प्रोथ्रोम्बिन के साथ बच्चों कौन सा आएगा, पीटी। हाँ विटामिन के। क्यों डॉक्टर साहब? वो नहीं आएगा आएगा ना, क्यों आएगा ये बताओ। मैम, वो उसके पीटी लेवल को इंक्रीज करता है और एपीटीटी भी उसमें इंक्रीज होता है। डॉक्टर साहब वो भी ठीक है, मैं बेसिकली ये सुनना चाह रही हूँ, प्रोटीन सी, प्रोटीन है ओ 7 टू 7 9 9 10। 10, तो बेसिकली प्रोथ्रोम्बिन इज फैक्टर 2, ठीक है। तो ये विटामिन के डिपेंडेंट है ना, तो इसलिए पहली चीज होगी। दूसरी ठीक है कि ब्लीडिंग फ्लीडिंग के साथ भी है, ठीक है। अच्छा, इन वुमेन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के लीड टू ब्लीडिंग टेंडेंसी विच इज ड्यू टू डिफिशिएंट ऑफ सिंथेसिस ऑफ दैट इज पीटी, ठीक है। इन अ पेशेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक है, लिवर की हिस्ट्री हो, ब्लीडिंग टेंडेंसीज हो, आपने पीटी। अच्छा जी, ऑब्स्ट्रक्टिव पीटी। जॉन्डिस, हाँ जी, देयर इज डेफिशिएंसी, देयर इज इंक्रीज्ड क्लॉटिंग टाइम ड्यू टू पीटी प्रोथ्रोम्बिन डेफिशिएंसी। अभी हमने विटामिन के के साथ देखा कि विटामिन के में आपके पास डेफिशिएंसी में आपके पास नॉर्मल होता है ब्लीडिंग टाइम, आपके पास जबकि वो ज़्यादा होता है, पीटी पीटीटी ज़्यादा होता है, और साथ में क्लॉटिंग टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इधर उसने देखो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की पिक्चर दे दी, मतलब लिवर रिलेटेड, दूसरा फिर उसने इंक्रीज क्लॉटिंग टाइम भी दे दिया, सो दैट इज आपके पास जो डेफिशिएंट होगा, दैट इज फैक्टर इज दैट इज प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। बड़ा सोच समझ के उठाना है ये 2 7 9 10 वगैरह, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, सिनेरियो है आपके पास, व्हाट विल बी द डेफिशिएंसीज प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। अभी एक, चलो अब मुझे बुक नहीं खोलो, बुक जरा 2 मिनट साइड पे रख दो। मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ विटामिन के, जल्दी से आंसर करो। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। अच्छा, और वो फ्रूट्स में, वो वेजिटेबल्स और लीफी वेजिटेबल। वेजिटेबल्स। ओके, विटामिन इज इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसिस, जी। हाँ वो प्रोटीन सी और एस और ये वाला जो आपने मुझे अरेंजमेंट बताई थी। विच के। विटामिन इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग विटामिन फैक्टर, के। जी जी, क्वेश्चन सुनने हैं, ठीक है। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ इंटेस्टाइन सिंथेसिस सिंथेसाइज व्हाट, विटामिन के। के। आप dependency and deficiency of clotting factor 2 7 9 10 is due to deficiency of which vitamin, वो भी के ही है। विटामिन के। okay, cause of bleeding in a newborn with diabetic mother is, के। हाँ जी, के, क्योंकि एट डायबिटिक बर्थ, के साथ के। और डायबिटिक को दफा करो भाई, वैसे ही मतलब न्यू अच्छा। बॉर्न तो वैसे ही जो है ना, क्योंकि हमने विटामिन के देना ही देना होता है, तो विटामिन के की डेफिशिएंसी आएगी। सही, ठीक है। चलो इसके बाद है कॉज ऑफ ब्लीडिंग इन अ न्यू बॉर्न, अच्छा ये हो गया। यूनिट डिलीवर्ड एट होम, इजीली ब्रूसिंग, ब्लीडिंग, जॉन्डिस, रैश, व्हाट इज द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन, के। पीटी टेस्ट इज नॉट इज डन इन व्हाट को, पीटी टेस्ट किस कंडीशन में करते हो,
मैम लिवर फंक्शन के लिए और जो है तो विटामिन के लिवर लिए। कौन चीज डिरेंज होती है? प्रोथ्रोम्बिन क्या मैम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन टाइम किससे रिलेटेड होगा डॉक्टर साहबा? लिवर हो गया, और लिवर में कौन सी मैनिफेस्टेशन होगा कि पीटी करोगे? सिम्टम क्या आएगा पेशेंट को, पहला सिम्टम जिससे आप डेफिनेटिव करोगे पीटी? ब्रूजिंग वगैरह? ना 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 ना, ब्रूसिंग के कलर्स में से मैंने एक कलर बताओ, कौन सा कलर है वो? एकाइमोसिस, वो आपने जो बताया था। आगे 3 कलर्स बताए थे, लास्ट स्टेज में पेल कौन सा? पेल कलर। मैम पेल। पेल। पेल से क्या होता है? पेल तो एनीमिया हो गया, और इसमें क्या होगा? जॉन्डस। हेमोलिसिस कह रही हैं? या हाँ, जॉन्डिस। जॉन्डिस के साथ, ठीक है, टर्म इज जॉन्डिस। जूंडस। मैं बस पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, पहुंचने को तैयार नहीं है। हेपरिन प्राइमरी वर्क थ्रू, डॉक्टर आयशा, जी मैम। हेपरिन प्राइमरीली वर्क्स थ्रू ये आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू होता है। मैम ये इंट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक पाथवे, डॉक्टर मेरी आई इंट्रिंसिक, हेपरिन का आई, ठीक है। अच्छा, नहीं मुझे बताओ कौन सा वो फैक्टर होता है, एक होता है ना जिससे वो आता है आपके पास प्रेगनेंसी में भी वो होता है कम, दैट इज 3। एंटी थ्रोम्बिन 3, हाली 3 ना कहो बच्चे। एंटीथ्रोम्बिन 3 मैम। ओके, एंटी मैम मतलब थ्रोम्बिन। मैंने वाकई में बुक बंद की हुई है और मैं किचन में हूँ, दादी की चाय बनाने, मैंने मुझे दादी ने कत्ल करना है। अच्छा हमारे अच्छा पास अच्छा आज बुक ही नहीं है, अच्छा अच्छा, चलो ओके, इसलिए चलो सारे होंगे हमारे। और इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। हेपरिन का निमोनिक था कि ये आपके पास एपीटीटी, और वार्फरिन का आईएनआर इज ग्रेटर देन पीटी, ठीक है। वार्फरिन में आपके पास फैक्टर हैं 12 है, ठीक, सॉरी हेपरिन में 12 है, फिर आपके पास 11 है, फिर 10 है, फिर मतलब वो कॉमन वाला, फिर 9 है, फिर 8 है, फिर 5 है, और फिर 2 है, ठीक है। तो 8 to 12 उसने लिखा हुआ है कि आपके पास होंगे, 2 भी आएगा इसमें, और 8 से लेकर 12 तक, 12 11 10 9 और 8, ठीक है, और साथ में 5 भी आता है, 5 तो नहीं लिखा उसने, 8 to 12, ठीक है, इस तरह। अच्छा, वार्फरिन में एक्सट्रिंसिक पाथवे में इनहिबिट करेगा विटामिन के रिडक्टेज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ये वाला, ठीक है, ये हमेशा मिस हो जाता है कि कौन से एंजाइम को, दैट इज विटामिन के रिडक्टेज। अच्छा, वेप्ट 1972, वेप्ट इज व्हाट, के वार्फरिन एक्ट ऑन ई से एक्सट्रिंसिक पाथवे, और इसके टेस्ट के लिए करोगे पीटी, वैसे आईएनआर इज ग्रेटर देन पीटी, एंड 1972 आर द क्लॉटिंग फैक्टर्स, इससे भी पहले प्रोटीन सी इज ग्रेटर देन प्रोटीन एस इज ग्रेटर देन 7, एंड देन 291 जो भी है, ठीक है, ये सारा। और बस हमने ये कर लिया। ट्रू अबाउट वार्फरिन फैक्टर इफेक्टिंग इज 2, ठीक है, वार्फरिन के साथ, ठीक है, दैट इज पीटी। अच्छा, क्योंकि हम यही करते हैं ना, आईएनआर इज ग्रेटर देन पीटी मॉनिटरिंग, ठीक है, एंड वार्फरिन इज ऑरल एंटीकोएगुलेंट, ठीक है। आईएनआर दिया तो वो तो पहले इसको उठाओ, अगर ये नहीं दिया तो फैक्टर 2, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन। हाउ टू मॉनिटर अ पेशेंट ऑन वार्फरिन, तो दैट इज आपके पास आईएनआर इज ग्रेटर देन पीटी। आई ऑल्सो रिमेंबर टू मॉनिटर अ पेशेंट ऑफ हेपरिन इज एपीटीटी। चलो अब आप लोगों का टेस्ट, चलो जी, ऑल्सो रिमेंबर मॉनिटर। हाँ जी, हेपरिन के पेशेंट को कैसे मॉनिटर करोगे बच्चों? एपीटीटी से। एपीटीटी। प्रेग्नेंट वुमन ने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एट्रियल फिब आ गया, उसको क्या दोगे, कौन सा एंटीबायोटिक? हेपरिन। जी डॉक्टर मेरी। मैडम हेपरिन, हाँ हेपरिन ही होगी, वार्फरिन तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। गिव मी द कंप्लीट आंसर, नॉट ओनली हेपरिन। हाँ ये भी हेपरिन। जी, अच्छा, heparin can be given as it does not cross placenta, while warfarin shouldn't be given as it crosses the placenta and is teratogenic. Warfarin toxicity is treated by what? वो आपने विटामिन बताया के। था। हाँ। जल्दी, immediately by जी मैम, वो फ्रेश immediately। प्लाज्मा और फिर क्रायोप्रेसिपिटेट। हाँ जी डॉक्टर, क्या नाम है, क्रायो या विटामिन के डॉक्टर साहब? मैम विटामिन के देंगे ना। हाँ तो आपने क्रायो क्यों बोला अभी? अच्छा डॉक्टर आयशा, डॉक्टर मेरी देखो, वार्फरिन का बड़ी लाइक फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ठीक है, फ्रोजन फ्रोजन प्लाज्मा फौरन दोगे, और डिलेड आप क्या दोगे ट्रीटमेंट, विटामिन के, ठीक है। हेपरिन प्राइमरीली एक्सक्रीट कौन से उस पे करेगा, वही प्रेगनेंसी वाला, डॉक्टर मेरी जवाब देंगी। मैडम मैंने सुना नहीं, क्या होता, सॉरी। एंटीथ्रोम्बिन 3। डॉक्टर आयशा, आपके शॉपर की आवाज आ रही है, पता नहीं निम्को खोल रही। हेपरिन मैम चीनी डाल रही हूँ और चीनी गिर भी गई है। अच्छा अच्छा, मतलब पता चलता है चाय। अच्छा चलो, डॉक्टर मेहंगी,
हेपरिन प्राइमरीली वर्क थ्रू एंटीथ्रोम्बिन 3। एंटीथ्रोबिन 3। आज दादी जान निकाल के दे। अच्छा ये न्यू एमसीक्यूज है। मैं डॉक्टर मेहरीन को दिखा देती हूँ। डॉक्टर आयशा ने तो यही हो गए। हेपरिन एक्ट बाय बाइंडिंग टू। अब डॉक्टर मेहरीन ये कुछ एमसीक्यूज में थोड़ा सा ध्यान करना है। देखो हेपरिन प्राइमरीली की बात करेगा तो एंटीथ्रोम्बिन। एंटीथ्रोबिन 3। ठीक है। हमेशा याद रखना है हेपरिन का पैट प्राइमरीली एंटीथ्रोम्बिन 3 लेटर ठीक 3, ठीक है। एक्ट थ्रू, ठीक है। एट अच्छा चलो छोड़ो। हेपरिन एक्ट बाय बाइंडिंग टू फैक्टर 10A एंड थ्रोम्बिन, ठीक है। ये बाइंड करेगा फैक्टर 10A और थ्रोम्बिन को। अच्छा डॉक्टर आयशा ये बताओ कि जो हेपरिन है एट लो डोज वो करती है ना। अच्छा ठीक है नीचे लिखा हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहिबा हेपरिन एक्ट बाय बाइंडिंग टू फैक्टर 10A एंड थ्रोम्बिन बट एट लो डोज हेपरिन क्या करेगी इनहिबिट। अब देखो एक्ट बाय बाइंडिंग टू फैक्टर 10A एंड थ्रोम्बिन बट लो डोज की बात करेगा तो इनहिबिट करेगा आपका ये जो एक्टिवेटेड फैक्टर 10A इसको, ठीक है। तो हमारे पास एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे मर्ज करता है 10A से 10 पे करता है उसको ये ना ले जाओ, ब्लड ले जाओ। अच्छा फिर वो थ्रोम्बिन आता है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इधर मैं बना देती हूँ 10A into 10। फिर यहाँ से आपके पास फैक्टर 2A into 2, ठीक है। दैट इज आपके पास ये थ्रोम्बिन बन गया। सो ये आपके 10A को और इस थ्रोम्बिन को करता है दैट इज बाइंड करता है और इनहिबिट करेगा एट लो डोज को फैक्टर 10 को। अच्छा हेपरिन हिस्टामिन आर प्रोटीएजेस रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल्स, ठीक है। बाजो बेसोफिल दिया होता है बाजो मास्ट सेल्स दिया होता है और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड। हेपरिन इनहिबिट प्रिवेंट्स प्रोपगेशन ऑफ क्लॉट्स, ठीक है। तो हेपरिन क्या इनहिबिट करता है बेसिकली हेपरिन थिनिंग के लिए ना, तो दैट इज ये प्रोपगेशन ऑफ क्लॉट को। अब उधर रिट्रैक्शन भी लिखा होगा और वही वेसोकंस्ट्रिक्शन लिखा होगा तो हमेशा प्रोपगेशन ऑफ द हेपरिन। हेपरिन का आई इज आपके पास दैट इज आपके पास एंटीथ्रोम्बिन का 3 एंटी का आई, ठीक है। और हेपरिन इनहिबिट पीक से प्रोपगेशन ऑफ क्लॉट। हेपरिन एक्ट ऑन विच पाथवे दैट इज इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। सिमिलैरिटी बिटवीन लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन एंड हेपरिन इज बोथ एक्ट सेम ऑन फैक्टर 10 है मतलब कि एक उसके साथ बाइंड करते हैं। हेपरिन नीड्स विच एंटीकोएगुलेंट फैक्टर टू बी प्रेजेंट फॉर इट्स एक्शन। तो हमेशा फैक्टर जो आपके पास ये एंटीथ्रोबिन 3 है इसकी एक्टिविटी के लिए मतलब ये दोनों ना चोली दामन का साथ है हेपरिन का और साथ में एंटीथ्रोम्बिन 3 का, ठीक है। हेपरिन आईवी और IVH दैट इज आईवी फॉर्म है और एच से हेपरिन है। ये तीनों 3 लेटर है एंटीथ्रोम्बिन 3 ये दोनों होंगे तो फिर आप आगे से इसका फंक्शनिंग होगा। इसका फंक्शनिंग क्या है कि ये बाइंड करेगा आपके पास फैक्टर 10A को और ये प्रिवेंट करते हैं आपके पास बेसिकली प्रोपगेशन ऑफ क्लॉट को। और फिर आगे क्या करेगा ये आपके पास लो डोज पे इनहिबिट करेगा फैक्टर 10 की एक्टिवेशन को, ठीक है। बस ये टोटल था आपके पास। नेचुरल एंटीकोएगुलेंट एंड एंटीथ्रोम्बोटिक इज हेपरिन। देखो थ्रोम्बस बना हुआ है उसको तोड़ना, ठीक है, या क्लॉट बना हुआ है इसको तोड़ना इज हेपरिन का काम, ठीक है। वाइल नेचुरली अकरिंग फिब्रिनोलिटिक या थ्रोम्बोलिटिक, ठीक है, बनाने को। अच्छा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंटी थ्रोम्बोटिक एंड थ्रोम्बोलिटिक। बने हुए को तोड़ना इज आपके पास लाइसिस, ठीक है। वाइल एंटी इज बनने ना देना, ठीक है। समझ लगी बच्चों दोनों में डिफरेंस। जी मैम। मतलब आपने एफसीपीएस में अपेयर होना है, ठीक है। आपका दिल कह रहा है कि यार मैं अपेयर नहीं हूँ, ठीक है। नहीं 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 ऐसा नहीं करते, यूं करते हैं। आपने एफसीपीएस में अपेयर होना है और आपका दिल कर रहा है कि यार इंशाल्लाह मेरा पास है। दिस इज व्हाट एंटी टाइप की सोच, ठीक है। और जब आप अपेयर हो गए और आप पास हो गए हो दिस इज लिटिक टाइप की सोच मगर पॉजिटिव वाली ना नेगेटिव वाली नहीं, ठीक है। सो वाइल नेचुरली अकरिंग फिब्रिनो जब हो गया उसको तोड़ना इज प्लाज्मिनोजिन का काम, ठीक है। अच्छा चलो आगे विच एंटी थ्रोम्बोटिक इज प्रेजेंट नेचुरली इन ब्लड। तो जब एंटी थ्रोम्बोटिक की बात आ गई हेपरिन, अगर इधर थ्रोम्बोलिटिक होता तो प्लाज्मिनोजिन। अब वो बाज दफा उसने दूसरा भी कुछ दिया होता है मगर प्लाज्मिनोजिन को ही उठाना है। एस के भी बाज दफा दिया होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज प्लाज्मिनोजिन नहीं दिया होता। तो इन ऑर्डर फॉर हेपरिन टू बी इफेक्टिव एंटीकोएगुलेंट नेचुरली अकरिंग इनहिबिटर ऑफ क्लॉटिंग इज रिक्वायर्ड द मोस्ट लाइकली इनहिबिटर इज एंटीथ्रोम्बिन 3। एंटीकोएगुलेंट आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हमेशा याद रखना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ये जो टीटीपी आईटीपी
एंडोस्कोपी वगैरह और उसका, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास है प्रेगनेंसी रिड्यूस्ड, आपके पास क्या होता है फैक्टर एंटीथ्रोम्बिन 3। अच्छा जी, कैल्सिफिकेशन मैंने ये पढ़ाया था, एक तो जल्दी से देख लेते हैं। इन पल्मोनरी टीबी में, थायराइड में आपके पास होता है, और नेक्रोसिस में आपके पास होता है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। एक होती है डिस्ट्रॉफिक, एक होती है मेटास्टेटिक। डिस्ट्रॉफिक में क्या होता है, आपके पास एबनॉर्मल टिश्यू होते हैं और कैल्शियम वगैरह उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है, और नॉर्मल टू ज़्यादा, ठीक है। और दूसरा होता है आपके पास नॉर्मल टिश्यू मगर हाइपर कैल्सीमिया के साथ प्रेजेंट करता है, वो कैल्शियम ज़्यादा रिलीज होता है, जैसे हाइपरपैराथायराइडिज्म वगैरह, ठीक है, और वो सारी चीज़ें। चलो देखते हैं आगे। इन पल्मोनरी टीबी पेशेंट कैविटेशन कैल्सिफिकेशन चेंज इन द सेल्स इज डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। अब वो कहते हैं मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन अकर इन प्रीवियसली हेल्दी टिश्यू, द कॉज ऑफ मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन इज